नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गोल्ड स्टडी पॉइंट और आज के करंट इशूज़ में। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारे पास जो हेडलाइंस है वो है तालिबान रिटर्न्स। मतलब कि एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान का कहर बरप रहा है। तालिबान एक बार फिर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपना कब्जा कर लिया है और वहाँ पे अमेरिका के द्वारा एक लोकतांत्रिक सरकार का जो गठन किया गया था और उसके राष्ट्रपति अशरफ गनी को बनाया गया था। वह अशरफ गनी यानी कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ करके ताजिकिस्तान भाग चुके हैं। तो आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे इस तालिबान के बारे में कि तालिबान है क्या, ये कौन है तालिबान, व्हाट इज तालिबान और ऐसा क्यों किया जा रहा है उसके द्वारा अफगानिस्तान में उसके द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है, पहले से ये सब चीज़ क्यों नहीं था। चलिए विशेष रूप से इसको यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, डिटेल पूर्वक देखते हैं आखिर होता क्या है तालिबान और अच्छे से इसको स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट से आता है तालिबान है क्या। तालिबान की कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले चलना होगा वर्ल्ड वार सेकेंड में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बारे में हम लोग जानते हैं। ये 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। ये दो गुट के बीच चला था। एक गुट था अलाइड, एक का नाम था अलाइड और दूसरे का नाम था एक्सिस। एक था मित्र राष्ट्र, एक था ध्रुवीय राष्ट्र। अलाइड नेशन, एक्सिस नेशन। अलाइड राष्ट्र में कौन कौन था? अलाइड राष्ट्र में यूएसए था, यूएसएसआर था, ब्रिटेन था और फ्रांस था। इधर एक्सिस की हम लोग बात करते हैं जिसमें जापान था, जर्मनी था और इटली था। 1939 में अलाइड ग्रुप एक्सिस ग्रुप के बीच में कंट्रोवर्सी चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अलाइड और एक्सिस में काफ़ी आपस में मतलब लड़ाई युद्ध छिड़ गया था। अलाइड था मित्र राष्ट्र हिंदी में और एक्सिस ध्रुवीय राष्ट्र में जापान, जर्मनी, इटली थे और अलाइड में यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस थे। ये 1939 की बात है। इस युद्ध में सबसे अंतिम जो सिचुएशन आता है मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1944 to 45 में जापान पूरी तरह से हावी होकर के और इधर से कब्जा करते हुए आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। इधर से चाइना, बाद में चाइना भी इसमें शामिल हुआ था। तो चाइना का जो एरिया था, चाइना का जैसे कि तिब्बत वाला जो क्षेत्र था, तिब्बत वाले क्षेत्र पर कब्जा करते हुए जापान आगे बढ़ रहा था। अब जापान जब आगे बढ़ रहा था, इसको रोकना काफ़ी जरूरी था क्योंकि अब यह भारत पे भी कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो इसको रोकने के लिए होता क्या है कि यूएसए 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 9 अगस्त ये 2 दिन, सबसे फर्स्ट 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी। जापान की 2 सिटीज़ है, हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पे एटम बम गिराया जाता है और इस बम का कहर पूरे जापान पे बरपता है। इसका कहर जो है पूरे जापान को भुगतना पड़ता है। एक तरह से कहा जाता है कि जो 2 बम जब यूएसए के द्वारा जापान पे गिराया जाता है तो जापान पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है। अब ये मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो वॉर चल रहा था, एक तरह से वॉर ये कुछ समय के लिए रुक जाता है। जब ये चीज़ रुकता है और अमेरिका ये जब काम कर लेता है तो इसके बाद वह क्या करता है कि सीटीबीटी का फॉर्मेशन करता है 1946 में। सीटीबीटी का 1946 में ये फॉर्मेशन करता है। 1946 में सीटीबीटी का ये फॉर्मेशन करता है। कौन? यूएसए। क्या है ये सीटीबीटी? तो ये था कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी मतलब कि अब जो भी
परमाणु परीक्षण होगा उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देता है अमेरिका। मतलब 1946 में इसके द्वारा यह बोला जाता है कि कोई भी देश अब बम वगैरह का यूज नहीं करेगा, मतलब किसी भी तरह का जो भी परमाणु हथियार है उसका प्रयोग करके अब युद्ध नहीं करेगा। CTBT लाया जाता है, इसमें सभी देश साइन करते हैं और ये वॉर ठंडा पड़ जाता है। अब जैसे ही ये चीज़ देखता है तो यूएसए को बोलता है कि भाई तुमको तो बताया नहीं कि तुम्हारे पास एटम बम था, बनाया कब तुम? और तुम खुद तो बना लिया और उसके बाद तुम क्या कर रहे हो? तुम 1946 में CTBT ला करके सबको मना कर रहा है कि कोई भी अब परमाणु बम नहीं बनाएगा, कोई भी न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेगा अब नेक्स्ट आने वाले वॉर में, इन फ्यूचर में इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। मतलब पूरी तरह से जापान का जब सिचुएशन देखता है तो काफ़ी ज़्यादा दयामय आता है। तो USSR इससे ये बात पूछता है, जिसको वर्तमान में भी रसिया कहा जाता है, पहले उसका नाम USA था, 1991 से पहले उसका नाम USSR था। जब ये बात उससे पूछा जाता है तो वह कुछ नहीं बोलता है और USSR को बेइज्जती फील हो जाता है। बेइज्जती इसलिए फील होता है कि उस समय ये दो विश्व की प्रमुख शक्तियां थी और देखा जाए तो USSR मतलब काफ़ी ज़्यादा उस समय USSR उस समय काफ़ी जो है शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करता था, क्योंकि उस समय इसका विभाजन नहीं हुआ था। 1991 में इसका विभाजन हो जाता है, ये टूट जाता है और टूट करके अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है और उसी में से एक नया राष्ट्र निकलता है जिसका नाम पड़ता है रसिया। तो 1993 से पहले ये पूरी तरह से मिला हुआ था, जिस वजह से ये काफ़ी प्रमुख शक्ति था। लेकिन USA के द्वारा जब ऐसा काम किया जाता है और USA मतलब ऐसा करके दिखाना चाहता है कि सबसे बड़ी शक्ति हम हैं, तो USSR को बेइज्जती फील होता है, बुरा लगता है और वो क्या करता है कि 1946 से ही USA और USSR के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिसको हिंदी में शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध दोनों के बीच शुरू हो जाता है और ये 1991 तक चलता है। ये शीत युद्ध दोनों के बीच मतलब एक जो शीत युद्ध था, कोल्ड वॉर था, अंत में जाकर के USSR का विभाजन का काम करता है। मतलब 1991 में ये USSR का विभाजन करवा देता है। कौन? यही शीत युद्ध। होता क्या है इसमें तो इसमें 1989 से 1946 अगर देखा जाए तो 1889 से लेकर के 1989 तक 1991 तक USSR था। USSR पूरी तरह से मिला, मतलब बहुत सारे राष्ट्र इसमें मिले हुए थे और यह एक संगठित राष्ट्र था। लेकिन अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान इसका हिस्सा नहीं था। अफगानिस्तान पे USSR का कब्जा हुआ करता था, मतलब उस पर अधिकार था USSR का। ये 1889 से लेकर के 1989 तक इस पे अपना शासन चलाता है। और जब इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो इस कोल्ड वॉर में अमेरिका USSR को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान पे इसका कंट्रोल हुआ करता था USSR का, तो इसको नीचा दिखाने के लिए क्या करता है कि वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। अगर तालिबान का जिससे मतलब अगर देखा जाए तो पश्तो लैंग्वेज, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पश्तो भाषा बोली जाती है, तो पश्तो भाषा में तालिबान को स्टूडेंट्स कहा जाता है, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कहा जाता है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के समूह को ही क्या कहा जाता है? तालिबान कहा जाता है। तो अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ करता था USSR का और अमेरिका को ये चीज़ बुरा मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दोनों आप एक दूसरे का विरोधी थे। तो अमेरिका इसको नीचा दिखाने के लिए यहाँ क्या करता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको वेपन सप्लाई करता है। मतलब वहाँ पे अमेरिका USSR की सेना से लड़ने के लिए यह वेपन सप्लाई करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है अमेरिका के माध्यम से। वहाँ जो भी वहाँ के स्टूडेंट्स रहते हैं उस स्टूडेंट्स को अमेरिका हथियार और ट्रेनिंग पाकिस्तान के माध्यम से प्रोवाइड करवाता है। पाकिस्तान उन लोगों को ट्रेनिंग देता है USSR से लड़ने के लिए। और यहीं पे जन्म होता है तालिबान का, यहीं पे तालिबान का जन्म होता है। तालिबान को यूनाइटेड नेशन एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। और जिस तरह से उस समय अलकायदा भी जो था, जिसका नाम सुना होगा इसका, अमेरिका, ओसामा बिन लादेन जो अमेरिका को मतलब अमेरिका जिसको मार गिराता है अफगानिस्तान
में ही। तो एक्चुअली में होता क्या है कि अलकायदा भी उस समय तालिबान से ही जुड़ा हुआ था और बहुत सारे लोग बहुत जल्द ही तालिबान में शामिल हो जाते हैं और अलकायदा और तालिबान आपस में मिल करके वहाँ पे यूएसएसआर को भगाने में काम करने लगते हैं। ये सब चल रहा होता है और 1991 में विभाजन होता है यूएसएसआर का और यहाँ से एक रसिया नामक कंट्री निकलता है जिसको वर्तमान में हम रूस अभी बोलते हैं और यूएसएसआर बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्रों में बंट जाता है। अभी वर्तमान में आप जिस भी कंट्री के लास्ट में तान लगा हुआ है समझ जाइए कि वह यूएसएसआर का ही टूटा हुआ हिस्सा है। 91 में रसिया का यूएसएसआर का विभाजन हो जाता है और कोल्ड वॉर भी वहाँ पे थम जाता है और जिस तालिबान को जन्म दिया था अमेरिका पे, कहानी सुना होंगे भगवान शंकर का और भस्मासुर का। भगवान शंकर एक राक्षस से काफ़ी प्रसन्न होते हैं तो उसको यह वरदान देते हैं कि जाओ तुम जिसके भी सर पर हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। सेम यहाँ पे यही चीज होता है तालिबान के साथ। तो कि तालिबान को जन्म कौन दिया था? अमेरिका। किस लिए? यूएसएसआर को रोकने के लिए, मतलब यूएसएसआर को नीचा दिखाने के लिए और अफगानिस्तान से उसके कब्जे को हटाने के लिए। क्यों हटाना चाहता था? नीचा दिखाना चाहता था। सिंपल सा बात है कि दोनों दूसरे का विरोधी है तो चाहेगा कि किसी भी तरह से ये जो काम कर रहा है उसमें उसको नीचा दिखाया जाए। तो नीचा दिखाने के लिए ये काम वहाँ पे किया गया, तालिबान को जन्म दिया गया। और तालिबान और उस समय अलकायदा दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रहे थे और अलकायदा का जो प्रमुख हुआ करता था ओसामा बिन लादेन, वह करता क्या है, जैसे एक बार कैसे भस्मासुर जाता है, भगवान शंकर से बोलता है कि प्रभु अब कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिसके सर पे मैं हाथ रखूं और हाथ रख करके उसे भस्म करूं। मैं चाहता हूं कि अब आपके सर पर एक बार हाथ रखूं। भगवान शंकर जब इस चीज़ को सुनते हैं तो काफ़ी चकित रह जाते हैं। उसी तरह से यहाँ होता है, तालिबान अलकायदा का जो सेना प्रमुख रहता है ओसामा बिन लादेन, वह करता क्या है कि अमेरिका का जो ट्रेड सेंटर रहता है उस ट्रेड सेंटर पे हमला कर देता है और उसको बम से उड़ा देता है। जब ये घटना देखता है अमेरिका कि बता इसको जन्म हम ही दिए, हथियार सप्लाई हम ही किए, पाकिस्तान के माध्यम से इसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड किए और आज ये मेरे ऊपर ही हावी हो गया, तो अमेरिका अब वहाँ पे अपना सेना भेजने लगता है। मतलब वहाँ पे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में करने के लिए वहाँ पे सेना अपना भेजता है कि सेना जाओ और जा करके अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में करो और तालिबान सबको मारो। तो तालिबान वहाँ पे तालिबान को मारने के लिए 2001 के बाद अमेरिकी सेना वहाँ पहुँचती है, अपना कैंप वगैरह वहाँ सेटअप करती है और तालिबानियों को मारना शुरू करती है। और आप न्यूज़ भी सुने होंगे कि 2009 या 10 के आसपास ओसामा बिन लादेन को अमेरिका अफगानिस्तान में ही मार गिराता है। और 2001 से अमेरिका अपना आर्मी मिलिट्री बेस कैंप बना करके और अफगानिस्तान में लोकतंत्र की रक्षा करता है और वहाँ पे लोकतंत्र को कायम करने के लिए, मतलब लोकतंत्र को कायम रखने के लिए अपनी सेना के माध्यम से, मतलब एक तरह से वहाँ पे पहरादारी करते हुए लोकतंत्र को बचाए हुए रहता है और वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार चलाता है। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिकी सत्ता से जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने यह घोषणा कर दिया कि हम दूसरे के देश के लिए क्यों लड़ें, हमारी सेना दूसरे के देश के लिए अपनी जान न्यौछावर क्यों करे। तो वह ऐसा घोषणा करते हैं कि 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना जो कि अफगानिस्तान में लोकतंत्र की रक्षा कर रही है वह वापस अमेरिका आ जाएगी और जो भी वहाँ का सत्ता है, अब तालिबान से समझौता किया गया कि तुम लोग किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे, मतलब अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ कि जब सेना वापस आ जाएगी तो तुम लोग यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी हुड़दंग या किसी भी तरह का मारधर यहाँ पर तुम लोग नहीं करोगे। ये चीज़ बोला गया। अब क्या अमेरिका बोलेगा वह बात सुन लेगा, वो भी हाँ कर दिया। अब 31 अगस्त अभी आया भी नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप चले जाते हैं, उसके बाद जो बिडेन आते हैं, अमेरिकी प्रशासन में जो बिडेन आते हैं, और जो बिडेन जब आते हैं तो अभी 31 अगस्त आया भी नहीं रहता है। और वहाँ पे जैसे ही यह घोषणा होता है कि अमेरिकी सेना वहाँ से वापस आ जाएगी तो क्या होता है, तालिबान अपना कहर बरपाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे कर करके अफगानिस्तान के एक के बाद एक शहर पे कब्जा करना शुरू कर देता है। और बात कल की है, यानी कि
15 अगस्त जिस समय भारत अपने देश की स्वतंत्रता की खुशी मना रहा होता है, उस समय 15 अगस्त को भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो जाता है और वहाँ पे जो लोकतांत्रिक सरकार के राष्ट्रपति रहते हैं अशरफ गनी, वह डर करके और काबुल को छोड़ करके भाग जाते हैं कहाँ, तजाकिस्तान। तो ऐसा माना जाता है कि अब पूरी तरह से अफगानिस्तान पे कब्जा हो चुका है तालिबान का और वहाँ पे मतलब हर एक चौक चौराहे पे हर एक जगह पे तालिबान का पताका लहरते हुए नजर आ रहा है। यानी कि अब देखा जाए तो पूरी तरह से अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो चुका है। अमेरिका के द्वारा जो वहाँ के जो भी दूतावास है, अमेरिका दूतावास है, उस दूतावास से अमेरिका अपने ऑफिसर्स को बुलाने के लिए यहाँ से क्या भेजा है, तो हेलीकॉप्टर भेजा है, एरोप्लेन भेजा गया है उसके द्वारा कि वहाँ से जो भी उसका ऑफिसर है उसको निकाला जाए, जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं, दूतावास के कर्मचारी जो भी है उनको शांतिपूर्वक बाहर निकाला जाए। और अमेरिका यह भी बोला है कि अगर किसी भी तरह का कोई भी दखल अंदाजी करेगा मेरे नागरिकों को बाहर निकालने में तो हम तालिबान को छोड़ेंगे नहीं। तो अब देखने वाली बात ये है कि इस चीज़ पे भारत क्या एक्शन लेने वाला है, क्योंकि भारत एक पड़ोसी देश है और भारत को ऐसा जाना जाता है कि भारत के पड़ोसी देश में अगर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है तो भारत बिल्कुल कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। और साथ ही साथ जो रसिया भी देखना है, क्योंकि पहले इस पर रसिया का भी कब्जा हुआ करता था, तो रसिया क्या करने वाला है, अमेरिका क्या करने वाला है, क्या तालिबान पर फिर से एक बार 10 साल तक शासन रहेगा। क्योंकि 1991 में 1991 में जब सोवियत संघ का विभाजन होता है और सोवियत संघ का विभाजन जब 1991 में होता है और अफगानिस्तान से सोवियत संघ का कब्जा हटता है तो 1991 में तालिबान पूरी तरह से हावी होकर के और 1991 से लेकर के 2001 तक तालिबान का शासन चलता है। यानी कि पहले भी तालिबान अफगानिस्तान पर 10 सालों तक अपना शासन कर चुका है और जब तालिबान, जाहिर सी बात है कि एक आतंकवादी संगठन है तो ये क्या करेगा सबको पता है। तो देखने वाली बात ये है कि क्या फिर से तालिबान रिटर्न हो रहा है, फिर से अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथों में चली जाएगी या अमेरिका रूस जैसी प्रमुख शक्तियाँ क्या इस पे कुछ एक्शन कर लेने वाली है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।